यहाँ पे अगर सामने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि येलो कंपाउंड ऑफ लेड क्रोमेट गेट डिजॉल्व ऑन ट्रीटमेंट विथ हॉट NaOH सॉल्यूशन द पार्ट ऑफ द लेड फॉर्म इज अ, तो ध्यान देना, तो नीचे दिया हुआ है कि लेड क्रोमेट का जो येलो PBT होता है वो डिजॉल्व करता है, तो चूंकि लेड +2 एम्फोटरिक नेचर का होता है तो बेस के साथ क्या होगा, रिएक्ट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है PbOH4-2। यानी इसका मतलब है कि आपका इस कॉम्प्लेक्स में लेड के पास क्या होगा, लेड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम पे चार्ज क्या होगा, -2 होगा, यानी डायनानिक होने वाला है। ठीक, तो अब देखोगे कि एक कौन सा ऑप्शन आपके साथ मैच करेगा, तो आपका जो ऑप्शन 2 है मैच करेगा। तो आपका जो लेड है डाई अनानिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा विद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से किसका हाइब्रिडेशन D2sp3 होने वाला है, किसका हाइब्रिडेशन D2sp3 होने वाला है। तो ध्यान देना, नॉर्मली D2sp3 हाइब्रिडेशन होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और वो भी तब होता है जब आपका लिगेंड का नंबर 6 होगा। तो आप देखोगे इसमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, और उसमें जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें 6 लिगेंड है। तो आपका जो आंसर होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 बोल सकते हो। अगर 4 को हम थोड़ा और फर्दर हम एनालाइज करें तो फोर्थ में जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, और कोबाल्ट के +3 में इसका जो कॉन्फिगरेशन होगा ये होगा आर्गन 3d6, और अमोनिया जो लिगेंड होता है कोबाल्ट +3 के इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे पेयरिंग कर देगा और आपका जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, बोला कि इस कॉम्प्लेक्स का आपको स्पिनमैटिक मोमेंट निकालना है इन बोर्स-मैंटोन है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है होता है √n+2, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देंगे इस कॉम्प्लेक्स में Pt प्लस जो है वो +2 स्टेट में है, तो इसका कॉन्फिगरेशन में बाहर में जो होगा आपका 6d8 रहेगा, 5d8 होगा इसका। ठीक है, 5d8 होगा। तो आप ध्यान देंगे इस 5d8 में जहाँ पे जो भी लिगेंड है ना, तो Pt वाले केस में, प्लेटिनम वाले केस में सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे जो D8 का जो है इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, और आपका जो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा ये हो जाएगा DsP2, कि इसमें 4 लिगेंड है, तो 4 लिगेंड में क्या हो जाएगा, DsP2 हो जाएगा, सेफ हो जाएगा स्क्वायर प्लानर, और अनपेल्ड हो जाएगा 0। तो अगर अनपेल्ड 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला में पुट करोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 बोर्स-मैंटोन, तो इसका आंसर हो जाएगा चलो 0। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने पहले क्वेश्चन में एक कैटलिस्ट का लिस्ट दिया हुआ है, और आपको उसको मैच करना है उस कैटलिस्ट में कौन सा मेटल मौजूद होगा। तो ध्यान ना, जिग्लर-नाइटर कैटलिस्ट जो होता है उसका यूज करते हैं हम लोग पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन में। तो इसमें जो कैटलिस्ट होता है टाइटेनियम, यानी ए के साथ 4 मैच करेगा। तो ए के साथ जो 4 है वो सिर्फ ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, यानी 4 करेक्ट होगा। बाकी अगर देखते हैं तो ब्लड पिगमेंट्स में आपका आयरन होता है। ठीक है, विल्किंसन जो कैटलिस्ट होता है इसके अंदर रोडियम होता है, और विटामिन जो B12 होता है उसमें कोबाल्ट मौजूद होता है। आपके राइट साइड में विल्किंसन कैटलिस्ट का आप देख सकते हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको बस लिखा हुआ है, इसमें रोडियम मेटल मौजूद है। विटामिन जो B12 होता है उसमें कोबाल्ट कंटेनिंग होता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इसमें से किस कार्बोनाइल में जो आपका CO है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो मेटल के बीच में ब्रिज की तरह काम कर रहा है। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो आपका कार्बोनाइल्स का फिगर दिया हुआ है इसमें NCERT में कुछ का फिगर दिया हुआ, कुछ का फिगर NCERT का पार्ट नहीं है। तो एक बार चलते हैं इन सारे का फिगर हम देखते हैं, तब हम लोग अपने आंसर को एनालाइज करते हैं। तो आप देखोगे इन सारे फिगर में जो CO एटम है बस कोबाल्ट वाले केस में, यानी इस कार्बोनाइल में जो CO है वो मेटल के बीच में ब्रिज की तरह काम कर रहा है। बाकी किसी भी कार्बोनाइल्स में जो CO है वो ब्रिज की तरह काम नहीं कर रहा है मेटल के बीच में, यानी जो आपका आंसर होगा CO2CO8, यानी अपना आंसर होगा 2, ये होगा करेक्ट। तो अगर आप इन कार्बोनाइल का फिगर आप नहीं जानोगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो रिकमेंडेड है कि सॉल्यूशन को देख करके आप इन सारे का फिगर याद कर लो, क्योंकि सारे का फिगर आपके NCERT में आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट JEE वाले पेपर में या नेक्स्ट पेपर में आपसे इन क्वेश्चन को घुमा फिरा के कुछ नया क्वेश्चन बना के दे दे। तो आपको थर्ड और फोर्थ और 1
इनटू सारे का फिगर को आपको याद कर लेना है। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये यहाँ बोला हुआ है कि निकल में हम क्या डालेंगे कि रेड पीपीटी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, निकल आयन में जब ऐड करते हो डीएमजी डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम तो आपका एक रेड पीपीटी फॉर्म करता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसका कलर होता है रेड कलर का। तो मैं कॉम्प्लेक्स का फिगर में बना रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी न किसी तरीके से आपसे क्वेश्चन में आ सकता है। तो कॉम्प्लेक्स जो है डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम जो है निकल के साथ आपका एक रेड कलर का पीपीटी बनाएगा, उसका कॉम्प्लेक्स का फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको उसको याद कर लेना है। तो निकल +2 सेंटर आइटम की तरह काम करती है। डीएमजी जो होता है बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करेगा। ठीक है, डीएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है चलो, डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम। तो यहाँ पे एक OH और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे O- होता है, यहाँ पे H बॉन्ड बना हो रहता है। यहाँ पे आप OH लोगे और यहाँ का O- जो होता है उससे H बॉन्ड बना देना। बाद में जो निकल के पास जो लोन पेयर है वो लिगेंड की तरह काम करेगा। निकल नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो निकल को डोनेट किया जाएगा। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर आप निकल को दे रहे हो। तो यहाँ पे इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। इसमें आपके पास टोटल 4 रिंग है, 2 रिंग है ड्यू टू चिलेशन और 2 रिंग बन रहा है ड्यू टू H बॉन्डिंग। इसमें निकल का जो हाइब्रिडेशन होता है DsP2 होता है और ये सिस्टम होता है डायमैग्नेटिक। तो ये भी इन्फॉर्मेशन आप याद कर लो और समझ लो क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी न किसी तरह से आ सकते हैं। डीएमजी का फिगर क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो कभी कभी डाइमिथाइल ग्लाइकोजिन का फिगर पूछ सकता है, तो डीएमजी का फिगर आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से एनालाइज करेंगे क्वेश्चन को, ताकि क्वेश्चन में अगर कुछ भी ट्विस्ट करे तो भी आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। तो ये आपका डाइमिथाइल ग्लाइकोजिन का फिगर है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपसे बोला गया है कि K2SO4 का IUPAC नेम क्या होगा। ध्यान देना, इसको अगर तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह ट्रीट करते हो तो यहाँ पे जो ऑक्साइड आयन है वो काम कर रहा है जो लिगेंड की तरह, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा ऑक्साइडो मैग्नेट 6। ठीक है, तो यानी ऑप्शन जो 2 है वो हमारा करेक्ट इसका IUPAC नेम होगा। ठीक, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कि ब्राउन रिंग टेस्ट में जो कंपाउंड फॉर्म करता है उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ध्यान देना, ब्राउन रिंग का फॉर्मूला होता है Fe2O होल 5NO और बाहर में SO4 होता है। ठीक है, ये होता है ब्राउन रिंग का फॉर्मूला। इसमें होता क्या है कि NO का जो NO है, NO का स्टेट होता है +1। इसको जब +1 लोगे तो इसमें आप जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आयरन का X मान करके, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में वाटर का स्टेट वाटर पे मॉलिक्यूल बचा 0 होता है और सल्फेट पे -2 होता है। तब इसको जब निकालते हैं तो X + 5 × 0 वाटर के लिए और NO के लिए क्या लेंगे +1 और सल्फेट के लिए क्या लेंगे बच्चे लोग, तो इसके लिए होगा -2। ओवरऑल का क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ X -1 = 0 आ जाएगा, यानी X = क्या होगा +1 आ चुका होगा। यानी आपका जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें आएगा, ये हो जाएगा +1। आपको इसको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बार बार आपसे पूछ सकता है। तो ब्राउन रिंग के फॉर्मूले में आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा होता है +1, यानी इसको आप 1 बोल सकते हो यहाँ पे। तो आंसर होगा आपका 1। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो ध्यान देना, पहला स्टेटमेंट है इथेन 1,2-डाइमीन नेचर चिलेटिंग लिगेंड। तो ये स्टेटमेंट सही इसलिए है क्योंकि आपका इथेन 1,2-डाइमीन में आपके पास 2 एन सेंटर है जो लिगेंड की तरह काम करेगा, यानी ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करता है, यानी ये चिलेटिंग फॉर्म पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपके एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन से लिया हुआ है। तो एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में हम जो रिडक्शन करते हैं वो करते हैं अल्मुना का, यानी Al2O3 का इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ध्यान देना, जो सी स्टेटमेंट है साइनाइड आयन का यूज करते हैं हम लोग लीचिंग ऑफ सिल्वर के लिए। सिल्वर के मेटलर्जी में सिल्वर को हम लोग लीच करने के लिए CN आयन का यूज करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर सल्फाइड को हम ट्रीट करते हैं CN से
और उसको लीच करके बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। डी का बात करते हैं, तो फॉस्फिन एक्ट एज ए लिगेंड इन विल्किंसंस कैटलिस्ट। तो फॉस्फिन का मतलब होता है PH3। तो ध्यान देना, विल्किंसन कैटलिस्ट का अगर हम लोग फिगर देखेंगे तो इसमें आपका मेटल होता है RH, और इसमें जो लिगेंड होता है PPH3 होता है, PPH3 होगा, ये लिगेंड होता है। और ये लिगेंड तीन लिगेंड होता है, और साथ में एक Cl लिगेंड होता है, साथ में Cl होता है। तो ये था विल्किंसन कैटलिस्ट। तो यहाँ पे फॉस्फिन तो नहीं है, यहाँ पे PPH3 है। PPH3 का मतलब होगा फॉस्फोरस में 3 फिनाइल रिंगों को जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। हम बात करते हैं ई का। तो ई में बोला गया है स्टेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट ऑफ कैल्शियम +2 एंड Mg+2 आर सिमिलर विथ ADT। ये गलत है, क्योंकि आपका अल्टीमेटली क्या हो रहा है, Mg+2 छोटा है, जितना छोटा साइज होगा उतना स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा, हाइयर होगा, क्योंकि चार्ज दोनों का कॉमन है। तो जो साइज छोटा होगा उसका कांस्टेंट क्या होगा, हाइयर होगा। यानी आपका ऑप्शन जो ई है, इन स्टेटमेंट ई क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं क्या है, ABC। ABC कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 में दिया हुआ, तो हमारा ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने पूछा हुआ है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द मैंगनीज इन डेका कार्बोनाइल डाईमैंगनीज 0H। तो ध्यान देना, इसका फिगर आपके सामने मैं दे रहा हूँ। तो इसमें ध्यान ना, मैंगनीज के अबाउट क्या हो रहा है, 5 CO जुड़ा हुआ है और 1 MnMn का बॉन्ड है। यानी मैंगनीज का अबाउट क्या है, 6 पर मनी में 6 एटम सराउंड करेंगे। तो 6 एटम अगर सराउंड करता है तो उस केस में ज्योमेट्री क्या होता है बच्चों, तो उस केस में ज्योमेट्री होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। यानी आपका जो आंसर होगा, ये आंसर होगा 3। तो अगर आपको फिगर पता रहेगा तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। तो आपको एडवाइस किया जा रहा है इसके फिगर को आप याद कर लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार ऑलरेडी आ चुका है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें से पूछा गया है कि इसमें से कितना कॉम्प्लेक्स है जो आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो कौन करने वाला है। तो ध्यान देंगे, आपका जो सिस फॉर्म जो होता है इस कॉम्प्लेक्स का, ये ऑप्टिकल आइसोम शो करेगा, ये भी कॉम्प्लेक्स शो करेगा, यहाँ इसका सिस फॉर्म भी आपका शो करेगा, और यहाँ का जो सिस फॉर्म है ये भी शो करेगा। यानी ये 4 ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो शो करेंगे। बाकी जो फर्दर जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म शो नहीं करते हैं। तो जो सिस फॉर्म है या फिर ये जो मॉलिक्यूल था COEN, इन सब में आपका एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड फर्दर ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होंगे। तो सारे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, इसलिए क्या होगा, ये आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी है या फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। ट्रांस वाले फॉर्म में चूंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है इसलिए शो नहीं करेंगे। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको फर्दर हम लोग जस्टिफाई करते हैं इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके। तो आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड्स पे यहाँ देखोगे तो आपका ये जो इस कंपाउंड को जो सिस फॉर्म दिया हुआ है, आप देखना इसका D और L फॉर्म होगा, क्योंकि इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या कोई भी फर्दर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेम होगा इसके इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। ध्यान देना, इसमें भी आपका कोई भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री ये सब आपको नहीं दिखेगा। इस कंपाउंड का जो सिस फॉर्म है इसमें भी आपको कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगा। यहाँ जो इसका ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में ध्यान देना, अगर तुम इस प्लेन को चूज करते हो तो भी आपको POS दिख जाएगा, और अगर आप इस प्लेन को चूज करते हो तो भी ऊपर नीचे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। तो इसलिए ये आपका ऑप्टिकल शो नहीं करता है। फर्दर यहाँ जो ट्रांसफॉर्म है इसमें भी फिर से ही होगा, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आप ऐसा ले सकते हो या तो इस प्लेन को ऑफ सिमेट्री मान सकते हो। तो इसमें भी आपको POS मिल जाएगा। तो जहाँ POS मिल जाएगा वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ जो सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म फिर से हमको इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाला है, यानी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग। अगर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बोला गया इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, तो ध्यान देंगे। जो पहला स्टेटमेंट है, द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक लिगेंड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। तो आपको अगर आयनिक लिगेंड का स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो आप
को CFT के थ्रू आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए एक होता था LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी। लिगेंड फील्ड थ्योरी का यूज करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट आपके लिए क्या होगा, इनकरेक्ट। अब जो LFT का डिस्कशन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो एक्सपेक्टेड है ऐसा क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं करेगा। ध्यान देना, जो बी ऑप्शन है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बीबीटी आपके कंपाउंड के स्टेबिलिटी पे कमेंट नहीं करता है। सी का हम बात करते हैं, तो सी में बोला गया है कि हाइब्रिडेशन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ NiCN होल फॉर -2 कॉम्प्लेक्स DsP2। तो ध्यान देंगे, इस कॉम्प्लेक्स में निकल का स्टेट क्या होगा, तो निकल का स्टेट होता है +2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3D8 होगा। और चूंकि CN लिगेंड क्या है, CN लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो D8 वाले कॉन्फ़िगरेशन में ये D में पेयरिंग कर देगा, और पेयरिंग करके एक ऑर्बिटल खाली करके हाइब्रिडेशन को बता देगा DsP2, और इसका अनपेल्टन हो जाएगा 0, यानी आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डायमैग्नेटिक। यानी इसका मतलब है आपका जो सी स्टेटमेंट है करेक्ट है। हम बात करते हैं डी में, तो डी में बोला गया है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ सिस PtCl En होल टू +2 इज 1। अब ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर हम लेके चलते हैं, तो PtCl2 En2 का यहाँ पे फिगर बना हुआ है। तो ध्यान देना, ये जो कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आपका सारा सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी कोई भी इसमें सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा। जब कोई भी सिमेट्री एलिमेंट इसमें नहीं होगा, मतलब ये कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ऑप्टिकली एक्टिव जो होता है, उस कंपाउंड का दो फॉर्म होगा, डी फॉर्म और एल फॉर्म। यानी इसका डी होगा और इसका एल होगा, यानी इसका दो आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट डी होगा, डी आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, यानी आपका बी और सी है सही। तो हमारा ऑप्शन जो 4 होगा ये होगा करेक्ट। तो चलो, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे इस कॉम्प्लेक्स का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा हुआ है। तो ध्यान देना, इसका सेंट्रल एटम है निकल इसमें +2 स्टेट में है, और +2 स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा आर्गन 3D8। अब यहाँ पे 6 लिगेंड है, तो अंदर का 2 ऑर्बिटल तो खाली नहीं हो पाएगा, तो इसमें जो लिगेंड जाएगा आउटर 4s 4p एंड 4d को ऑक्यूपाई करेगा, और हाइब्रिडेशन हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का sp3d2। और अंदर में जो D8 है, D8 का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरह से आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपके पास 2 अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स में। तो अगर ये 2 हो जाएगा, तो ध्यान देंगे आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है n+2। तो यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन। इसको पुट करो आप, तो क्या हो जाएगा आपका √8 हो जाएगा, जिसका वैल्यू होता है 2.82। ठीक है, अब इसको अगर हम एक्सप्रेस करें 10 का पावर में, तो इसको ले सकते हैं 28.2 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला हुआ था कि 10⁻⁻1 को आपको बाहर निकालना है, तो इसको बाहर निकाल लिए। इसका यूनिट होता है बोर्स मैग्नेट्रॉन, जिसको हम BM बोलते हैं। तो यहाँ जो 10⁻⁻1 के अलावा और क्या वैल्यू आपके पास है, 10⁻⁻1 के अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है 28.2। तो ये आपको यहाँ फिलअप करना है, और अगर हम नियरेस्ट इंटीजर में फिलअप करेंगे, तो ये वैल्यू को आप लिख सकते हो 28.2 को आप लिख सकते हो नियरली इक्वल टू 28। यहाँ पे आप 28 फिलअप कर सकते हो नियरेस्ट इंटीजर में। तो बच्चों, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इसका अप्रोच। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, एक है निकल का कार्बोनाइल और एक है निकल का क्लोराइड है। ठीक है, यानी एक में लिगेंड Cl- और एक में लिगेंड CO है, और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा गया था। ध्यान देना, निकल कार्बोनाइल में निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0 होगा, यानी निकल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा आर्गन 3D8 4s2 होगा। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, तो
आउटर मोस्ट एस का दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेगा, डी में डाल देगा। तो अल्टीमेटली इसको 310 आप लिख सकते हो। अब आपका जो चारों लिगेंड है वो कहाँ जाएगा, बाहर के S में और बाहर के P में ऑक्यूपाई करेगा, यानी 4S 4P को ऑक्यूपाई करके हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, सेफ हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और आपका सिस्टम होगा डायमैटिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड फॉर्म में है। Cl माइनस जो लिगेंड है इस वाले केस में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, +2 का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d8। और क्लोरीन लिगेंड कैसा होता है, वीक लिगेंड होता है, पेयरिंग करेगा नहीं, तो आउटर मोस्ट में 4s और 4p में ऑक्यूपाई करेगा, हाइब्रिडेशन sp3 होगा। बट d8 में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। तो अनपेयर्ड होगा तो इस सिस्टम क्या होगा, ये सिस्टम होगा पारा मैग्नेटिक, यानी आपका जो आंसर होगा NiCl4 इज डायमैग्नेटिक एंड NiCl4 - 2 इज पारा मैग्नेटिक, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके सामने लिस्ट 1 में कुछ कॉम्प्लेक्स दिया हुए हैं और राइट में उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ T2G और EG ऑर्बिटल्स। बोला आपको मैच करने में, तो ध्यान देना यहाँ पे जी लेफ्ट में जो भी कॉम्प्लेक्स है उसका लिगेंड है वाटर लिगेंड कैसा होता है, वीक लिगेंड होता है। तो वीक लिगेंड जब भी रहेगा तो आपका जो फिलिंग होगा वो हाई स्पिन फिलिंग होगा। तो मान लेते हैं नीचे T2G सेट है और ऊपर EG सेट है, इसको हम फिलअप करके देखते हैं। तो जो क्रोमियम है, क्रोमियम पहले कॉम्प्लेक्स में +3 स्टेट में है, यानी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d3 होगा। तो 3d3 का फिलअप आप कैसे करोगे, तो जो भी इलेक्ट्रॉन आपके पास है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा T2G में, यानी EG में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो आपका जो ऑप्शन मैच करेगा, ये ऑप्शन मैच करेगा हमारा A का 2 मैच करेगा, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, EG में 0, यानी A का जो 2 है वो करेक्ट मैच होगा। A का 2 है करेक्ट मैच होगा, इसका मतलब है A का 2 एक ही जगह दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी सबको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो Fe सेकेंड कॉम्प्लेक्स में Fe का +3 स्टेट है, यानी होगा आर्गन 3d5। और वीक फील्ड में 3d5 का फिलिंग कैसे करोगे आप, तो 3 इलेक्ट्रॉन T2 में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आपकी EG में जाएगा, यानी इसका जो मैच होगा वो मैच करेगा 3 के साथ। ठीक है, निकल +2 स्टेट में है C ऑप्शन में, तो इसमें इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d8 होगा। 8 कैसे करोगे, तो पहले T2G में 3 EG में 2, फिर क्या होगा आपके T2G में फिर से इलेक्ट्रॉन फिलअप करना स्टार्ट करोगे, तो D8 यहाँ तक हो जाएगा। तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, EG में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब C जो मैच करेगा 4 से। वैंडियम का जो +3 स्टेट है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा आर्गन 3d2, इन D में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, D में 2 होगा, मतलब T2G में आप 2 डालोगे, तो ये था T2G, ये है EG, यहाँ आप 2 डाल देना। इसका मतलब D मैच करेगा ऑप्शन 1 से, तो ये था इसका करेक्ट आंसर। बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हुए हैं और बोला है इसमें कौन सा होमोलेप्टिक होगा। तो ध्यान देना, होमोलेप्टिक का मतलब होता है जिस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स सारा सेम हो। तो यहाँ ध्यान देंगे ऑप्शन जो 4 है, 4 में जो सारा लिगेंड है CN है, यानी ये आपके होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में इसको आप काउंट कर सकते हो, जिसका करेक्ट आंसर होगा 4। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि निकल का जो वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स है NiH2 ये ग्रीन कलर का होता है। तो ध्यान देना, निकल जो +2 स्टेट में नॉर्मली ग्रीन होता है, तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट है। ठीक है, अब बोला गया स्टेटमेंट 2 में कि NiCN4 - 2 इज अ कलरलेस। तो होता क्या है कि इस केस में CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो D के इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा और ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। इसका मतलब आपका 1 स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट दोनों क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है, मतलब इसका आंसर होगा 4th। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट। आपके सामने बोला हुआ है कि इन केस ऑफ आइसोटोनिक स्पीसीज द साइज ऑफ फ्लोरीन - नियन एंड Na+ इज अफेक्टेड बाय। तो ध्यान ना, जब भी हम लोग बात करते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का, तो उसमें बेसिकली हम बात करते हैं जब साइज का, तो जो रेडियस होता है वो उनके जेड इफेक्टिव यानी जेड के इन्वर्सिव प्रोपोर्शन होता है। तो इसमें डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो साइज इफेक्ट होगा वो होगा थ्रू न्यूक्लियर चार्ज, यानी ऑप्शन 3 क्या होगा आपके लिए करेक्ट होगा।
तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपके सामने दो स्टेटमेंट है और उनके बारे में आपसे कमेंट पूछा गया था, ध्यान देंगे। आपका जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जब भी आप डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम को ट्रीट करते हो निकल के साथ तो इसमें 6 मेंबर कोवलेंट बॉन्ड का चिलेट रिंग फॉर्म होता है। तो ध्यान देंगे ये आपका जो टॉपिक है लिया गया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड सॉल्ट एनालिसिस से। तो निकल में जब हम डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम डालते हैं तो उसमें एक रेड पीपीटी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो एक कॉम्प्लेक्स जो बनेगा तो ये मैं आपको डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम का मैं फिगर लिख रहा हूँ। तो आपका कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसमें इस तरह का चिलेशन होता है और दूसरे साइड से भी क्या होता है जो एन का लोन पर यहाँ भी आपके चिलेशन में हेल्प करेगा। तो आपका जो चिलेट रिंग फॉर्म कर रहा है उसमें आप मेंबर देखोगे तो उसमें मेंबर देखोगे तो 5 मेंबर का चिलेट रिंग फॉर्म करेगा। तो आपके स्टेटमेंट में 6 मेंबर लिखा हुआ है यानी ये रॉन्ग हो जाएगा। आपके इस कॉम्प्लेक्स में जो रेड पीपीटी फॉर्म करता है निकल के साथ डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम उसमें आपके पास 4 रिंग बनता है, 2 रिंग बनता है ड्यू टू चिलेशन और इस चिलेशन वाले में 5 मेंबर रिंग फॉर्म कर रहा है और 2 रिंग बनता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। उसमें भी रिंग का जो साइज होगा वो भी उसमें क्या होगा तो उसमें ध्यान देना जो एच बॉन्ड से बनता है उसमें आपका एक मेंबर जो होगा नाइट्रोजन यहाँ दिख रहा है आपको, ये पहला मेंबर, सेकंड मेंबर निकल, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ ऑक्सीजन, फिफ्थ हाइड्रोजन और 6 क्या होगा दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है। तो आपका जो एच बॉन्डेड रिंग है उसका साइज होगा 6 मेंबर। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कोवलेंट चिलेट रिंग क्या होगा। तो कोवलेंट जो चिलेट होगा नहीं जो कोवलेंट बॉन्ड से बनता है वो आपका साइज होगा 5 मेंबर, यानी आपका पहला स्टेटमेंट क्या होगा इनकरेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट का। तो यहाँ बोला गया पर्शियन ब्लू कलर जो पीपीटी बनता है उसमें आयरन का +2+3 दोनों स्टेट होता है। तो ध्यान देंगे जो पर्शियन ब्लू जो कलर बनता है उसमें क्या होता है उसमें उसका फॉर्मूला होता है FeCN6 का 3। तो इसमें जो आउटर जो आयरन एटम है इसका स्टेट +3 होता है और जो अंदर में Fe है उसका स्टेट +2 होता है, यानी इसमें +2+3 दोनों स्टेट होता है आयरन का। ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा करेक्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का डिस्कशन और एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और इसके साथ उन दोनों के लिए कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा। तो ध्यान ना पहला जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 इसमें आपका सेंट्रल मेटल कोबाल्ट +3 है और अमोनिया उसमें लिगेंड की तरह काम कर रहा है। अमोनिया जो है इनके सब कोबाल्ट स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। जब भी आपका सेंट्रल मेटल कोबाल्ट होगा तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो कोबाल्ट +3 में आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है आर्गन 3d6। अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहा है कोबाल्ट के केस में तो आपका ये क्या करेगा अंदर के डी इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देगा और लिगेंड जो है यहाँ का 2 d ऑर्बिटल और बाहर का 1 s और 3 p को ऑक्यूपाई करेगा। तो कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स को हम बोल सकते हैं कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। और इस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को आप एक और नाम से बोल सकते हो कि चूंकि इसमें स्पिन सारा पेयर्ड हो चुका है तो इस बार बोलोगे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ये दोनों नाम इसके लिए आप यूज कर सकते हो आप। ठीक है। अब ध्यान देंगे आप लोग अगला जो कॉम्प्लेक्स है COF6-3 इसमें भी कोबाल्ट का स्टेट +3 है बट फ्लोरीन -F- जो लिगेंड होगा ये होगा वीक लिगेंड। तो इसमें पेयरिंग तो होगा नहीं। जब पेयरिंग होगा नहीं तो आपका जो यहाँ पे D6 है उसका इलेक्ट्रॉन को मैं दिखा रहा हूँ
तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और आपके पास टोटल अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 4। अब इस 4 अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन में ध्यान देना, लिगेंड जो है लिगेंड आउटर ऑर्बिटल में जाएगा, यानी यहाँ पे S रहेगा, P रहेगा, P का 3 ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा और D के 2 ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करके आपके हाइब्रिडेशन को बनाएगा sp3d2। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और चूंकि इसमें आपका स्पिन पेयर्ड नहीं हुआ तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान देना, अब आप देखो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा। तो आप ध्यान देंगे, आपका जो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारे साथ मैच कर रहा है, यानी पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है और जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग अगले क्वेश्चन पे। ध्यान देना, इसमें आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, आपको बोला गया है इनको मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो ध्यान देना, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू जो होता है कहीं कि प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों केस में एक में F माइनस लिगेंड है, बाकी में वाटर लिगेंड है। ये सारा लिगेंड वीक है, तो वीक लिगेंड पेयरिंग तो करता नहीं है। तो सिंपली क्या करना है, हर कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लो। तो P वाले कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। अब आयरन जो +3 स्टेट है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये होगा आर्गन 3d5। अब D5 में कितना अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 5। सेकेंड वाले केस में वैंडियम पे चार्ज होगा +2 और जो +2 चार्ज होगा ये क्या हो जाएगा आर्गन, यानी V+2 का हो जाएगा आर्गन 3d3। मतलब इसमें अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 3। और R वाले कॉम्प्लेक्स में आपका Fe का स्टेट +2 है, यानी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा आर्गन 3d6। अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसका अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा 4। ठीक है, तो अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे सबसे ज़्यादा अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखा आपको, P में, P के बाद R में, फिर Q में। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होगा सेम तरीके से वेरी करेगा, यानी P R एंड Q। यानी आपका जो ऑप्शन 3 होगा ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग अगले क्वेश्चन पे।